नमस्कार, आप सुन रहे हैं कहानियों की सीरीज कहानियां विद पीयूष। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव कौल की लिखी कहानी पहाड़ी रात। काफ़ी समय से चाय पीता हुआ मैं इन छोटे छोटे आश्चर्य को देख रहा था जो मेरी आंखों के सामने घट रहे थे। मैं पहाड़ के एक गांव में बैठा चाय पी रहा था। सामने अचानक बादल घिराए और बूंदाबांदी शुरू हो गई, पर पीछे के दो पहाड़ों पर अभी भी धूप थी। तेज सुनहरा रंग चारों तरफ बिखर गया था। मैं जिस दुकान में चाय पी रहा था वह एक बुजुर्ग दंपत्ति की दुकान है। शायद इस गांव के 3 किलोमीटर के इलाके में एक यही दुकान है। दोनों अकेले रहते हैं। नीचे गांव में उनकी खेती है जिसे 2 बच्चे मिलकर चलाते हैं। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और एक बेटा दिल्ली में कहीं पढ़ता है, जिसके बारे में वह बड़े फ़ख्र से बता रहे थे। चूँकि आसपास कोई दुकान नहीं है, इसलिए ये चाय की दुकान और किराने की दुकान हो गई थी। करीब 3 चाय के बाद अचानक मेरी निगाह उन छोटे पहाड़ों पर पड़ी जिनके पीछे से निकलकर बहुत सारी धुंध हमारी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। वे दोनों पति पत्नी अपने काम में व्यस्त थे। मैंने चिल्लाकर कहा, वह देखो, धुंध कितनी अच्छी लग रही है। दोनों ने एक बार निगाह उठाकर देखा और फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। मैं जल्दी जल्दी कुछ तस्वीरें लेने लगा। कैमरे के लेंस में से मुझे एक छोटा सा सफ़ेद धब्बा कुछ दिख रहा था। मैंने लेंस से आगे हटाकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी नीचे किसी गांव से हमारी तरफ चला आ रहा था। उसकी चाल उसकी उम्र के हिसाब से काफ़ी तेज़ थी। वह कुछ ही देर में दुकान पर पहुंच चुका था। वह आते ही चाय वाले के साथ बातचीत में व्यस्त हो गए। वे दोनों अपनी बोली में बात कर रहे थे। सो मैं वापस पहाड़ों को देखने लगा। मुझे लगा कि उस छोटे से पहाड़ के पीछे किसी ने बहुत सारी आग जला रखी है, जिसका धुआं वहाँ से निकल कर हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है। कुछ ही देर में उस पूरी धुंध के भीतर अब हम थे और यह चाय की दुकान थी और यह पूरा गांव था। वह चाय वाला कहने लगा, धुंध की अपनी एक खुशबू होती है। मैंने पूछा कि कैसी होती है। वह कहने लगा कि आप जब यहाँ ज़्यादा रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सुनते ही मुझे ध्यान आया कि 5 बज चुके हैं और मुझे अभी करीब 8-9 किलोमीटर का फासला पैदल तय करना है अपने गेस्ट हाउस पहुँचने के लिए। और जैसा डरपोक मैं हूँ, रात को अकेले इस जंगल में चलना, इस विचार से ही मेरी रूह काम गई थी। पता नहीं कैसे चाय वाले ने मेरा डर सूंघ लिया और कहा कि आप इनके साथ वहाँ तक जा सकते हैं, ये उसी गांव में रहते हैं जहाँ आपका गेस्ट हाउस है। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। बैग अपने कंधे पर टांगा और इंतज़ार करने लगा कि वह बूढ़ा आदमी उठेगा, पर वह वहीं बैठा रहा। उसने एक चाय मांगी। मैंने घड़ी की तरफ एक बार देखा। मैंने महसूस किया कि उसने मेरी तरफ बस एक बार सरसरी निगाह से देखा था, वह भी जब वह इस चाय की दुकान में आया था। उसके बाद से या तो वह उस चाय वाले से बात कर रहा था या वह शून्य में कहीं देख रहा था। एक पर्यटक होने के नाते ये हमेशा अपेक्षित रहता है कि लोग लगातार आपको देखें, आपसे बात करने के बहाने ढूंढें, और बहुत जल्दी आपको इसकी आदत भी पड़ जाती है। पर यह बुजुर्गवार थे कि इस चाय की दुकान में मेरा होना ही मानो टाल गए थे। मुझे हल्का सा गुस्सा आने लगा। यह बिल्कुल वैसा ही गुस्सा था जैसा गुस्सा मैंने पहली बार शेर को देखते हुए महसूस किया था। वह पिंजरे में था और मैं उसके एकदम सामने खड़ा था, पर उसका व्यवहार कुछ ऐसा था कि मानो मैं वहाँ नहीं हूँ या मैं पारदर्शी हूँ। मैं उस शेर के सामने चिल्लाने लगा, अजीब सी हरकतें करने लगा, पर उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। मेरे दोस्त कहते हैं कि उस वक्त मैं शेर के सामने बंदर जैसा लग रहा था। जब बुजुर्गवार चाय पीने लगे तो मैंने अपना बैग उतार कर रख दिया। थोड़ा सा गुस्से में रखा ताकि उन्हें पता चले कि मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने ज़्यादा गुस्सा नहीं किया क्योंकि यहाँ मैं बंदर होने से बचना चाह रहा था। मैंने एक चाय और मांग ली, जिस पर उस दुकान की मालकिन ने मुझे ज़्यादा चाय न पीने पर एक लेक्चर सुना दिया। मैं उठकर उस चाय की दुकान के बाहर आ गया, चाय ख़त्म की और अपने और उन महाशय के चाय के पैसे दिए। इस बात पर उन्होंने सिर्फ मुझे एक बार देखा, मुस्कुराए भी नहीं। धन्यवाद देना तो दूर की बात है। खैर, करीब आधे घंटे बाद हम दोनों वहाँ से निकले। 5:30 बज चुके थे। सूरज का दिखना बंद हो चुका था। वह बुजुर्गवार आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे। इस बीच मैंने उनका नाम पूछा करीब 3-4 बार, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं चुपचाप चलता रहा। थोड़ी ही देर में अंधेरा बढ़ने लगा। मैंने अपनी टॉर्च अपने बैग से निकाली, कुछ देर उसे हाथ में ही रखा, फिर धीरे से जलाकर देखा कि ठीक से काम कर रही है या नहीं। मेरी टॉर्च जलाते ही वह बोले, टॉर्च वापस अंदर रख दो। मैंने कहा, अंधेरा बहुत है, रास्ता नहीं दिखेगा। वह चुप रहे। मैं टॉर्च तो बंद कर चुका था, पर कोई जवाब न मिलने के कारण मैंने उसे अपने बैग में नहीं डाला, उसे अपने हाथों में ही दबाए रखा। फिर वह धीरे से बोले, यहाँ टॉर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे अंदर रख लो। वह हाथ में रहेगी तो जलाने का लालच बना रहेगा।
उनकी आवाज़ रात होने के साथ साथ भारी होती जा रही थी। एक आश्चर्य की बात लगी कि उनकी हिंदी कतई पहाड़ीपन लिए हुए नहीं थी, वह एकदम साफ हिंदी बोल रहे थे। मैंने टॉर्च अंदर रख दी, सोचा अगर अकेले चल रहा होता तो टॉर्च के बाद भी ये अंधेरा सहन नहीं होता। इनके साथ चलने में कम से कम डर तो कम ही लगेगा। दिन में यही जंगल जो मुझे इतना खूबसूरत लगता है कि मैं घंटों यहाँ अकेले टहल सकता हूँ, वही जंगल रात होते ही मानो एक भयानक भूत या पता नहीं किस में तब्दील हो जाता है। ओहो, मैं ये सब सोच ही क्यों रहा हूँ? मैं अपने आप को कोसने लगा। तभी ऊपर पहाड़ पर किसी की आहट हुई। ऊपर की तरफ देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने 2-3 कदम तेज़ रखे और उन बुजुर्ग बार के ठीक बगल में चलने लगा, लगभग चिपके हुए। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था, पर एक अजीब से सुर में मेरे मुंह से निकला, कितनी देर लगेगी गांव तक पहुंचने में? रात अचानक हो गई, मानो किसी ने बटन दबाकर बल्ब बंद कर दिया हो। सच कहूँ, ठीक इस वक्त मुझे किसी से भी डर नहीं लग रहा था, ना इस जंगल से, ना रात से, ना अगल बगल में आ रही अजीब सी आवाज़ों से। मुझे इस वक्त डर लग रहा था तो सिर्फ इन बुजुर्ग वार्ग से, जो मेरी बातों का जवाब ही नहीं दे रहे थे। अरे कह देते उस चाय की दुकान पर ही कि हम रास्ते में कोई बात नहीं करेंगे, तो मैं भी समझ जाता कि भाई इन्हें चलते हुए बात करना ठीक नहीं लगता है। पर उनकी यह चुप्पी मुझे बुरी तरह डराई जा रही थी। मैं थोड़ा उनसे दूर होकर चलने लगा। एक निगाह पूरा अंधेरा छान रही थी और तो दूसरी निगाह उन पर लगी हुई थी। उनकी चुप्पी इस रात में एक ऐसा डरावना सन्नाटा पैदा कर रही थी कि वह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे इतना डर लगने लगा कि मैं अजीब अजीब सी कल्पना करने लगा कि मानो वह बुजुर्गवार अभी पलट कर मुझसे कहेंगे कि बस मैं तो इसी पेड़ पर रहता हूँ, अब तुम अकेले जाओ और अचानक उछलकर पेड़ पर चले जाएं, या अजीब सी आवाज़ में हंसना शुरू कर दें। मेरा दम 2 सेकंड में निकल जाएगा। मैंने धीरे से उनके पैर देखे, खुशी हुई कि वह सीधे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ यह सब बहुत बचकाना है, पर ठीक इस वक्त अगर मेरी जगह कोई भी होता और वह भी मेरी तरह डरपोक, तो वह भी यही सब सोच रहा होता। बहुत दूर एक बल्ब की रोशनी थी जो मोड़ों पर गायब हो जाती थी और फिर कुछ देर में वापस आ जाती थी, पर उस बल्ब की रोशनी की दूरी कम नहीं हो रही थी। अचानक मुझे लगने लगा कि यह आदमी मुझे यहीं गोल गोल घुमा रहा था। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन में मुझे इतना वक्त तो नहीं लगा था। मैंने हिम्मत करके फिर पूछा, कितनी दूरी और है? इस सन्नाटे में मुझे मेरी ही आवाज़ इतनी ज़्यादा लगी कि आधा वाक्य मैं डर के मारे अपने मुंह में ही बोल गया। आप यकीन नहीं करेंगे, वह तब भी चुप ही रहे। एक भीतर से इच्छा हुई कि अभी दौड़ लगाना शुरू कर दूं, पर मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा। अब मेरी निगाह पूरी तरह उनके ऊपर थी। अगल बगल के अंधेरे से अब मुझे कोई मतलब नहीं था। मैंने इस बार गला साफ करके अपने पूरे डरे हुए आत्मविश्वास को समेटते हुए पूछा, अरे साहब, कितना समय और लगेगा? इस बार उन्होंने मेरी तरफ एक बार देखा। शायद मेरे प्राण पखेरू के अभी पंख नहीं निकले थे, वरना वह अभी इसी वक्त उड़ चुका होता। मैंने खुद डर के मारे अपनी निगाह हटा ली। वापस पलटकर देखा तो वह अपनी गति से चल रहे थे, आगे अंधेरे में शून्य की तरफ देखते हुए। मेरी अब जान ही सूखती जा रही थी। या तो वो कुछ बोलें या मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगा। उनके हाथ में एक डंडा था, पर वह उसे टिकाकर नहीं चल रहे थे, वह बस उनके हाथ में था। चाल भी ऐसे कि चलने की आहट भी नहीं हो रही थी। भीतर एक इच्छा तीव्रता से उठने लगी कि उनका डंडा छीनकर उन्हीं के सिर पर दे मारूं और दौड़ लगा दूं। तब एक आवाज़ आई। यह उन्हीं की आवाज़ थी। तुम कुछ सुन रहे हो? मैं समझ ही नहीं पाया। जी? बस मेरे मुंह से इतना ही निकला, वह भी इसलिए कि कहीं वह यह बोलकर फिर चुप ना हो जाए। ये छोटी छोटी आवाज़ें, ये लय तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? इसी को रात का होना कहते हैं। मैं चुप था। उनके बोलने में एक अजीब सा संगीत था। गाँव बस आने ही वाला है, वह धीरे से बोले और थोड़ी दूर तक शांत रहे, मेरे पीछे से जैसे कोई मेरे डर को खींचे जा रहा था। गाँव बस आने ही वाला है। ये वाक्य सांत्वना पुरस्कार की तरह काम करे। मेरा आधा डर जाता रहा। मैं उनके बारे में अब बहुत बुरा भी नहीं सोच रहा था। तभी वह रुक गए, बिना मुझे कुछ पता है सड़क के नीचे की तरफ उतर गए। मुझे फिर लगने लगा कि वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ने वाले हैं। मैं सड़क पर अंधेरे में एकदम अकेला खड़ा था। मैंने धीरे से आवाज़ लगाई, अरे साहब, कहाँ चल दिए? सुनिए। कुछ और भी संबोधन जैसे शब्दों को जोड़कर कुछ टूटे फूटे वाक्य बोलने के बाद मैं चुप हो गया। मेरा आधा डर जो पीछे कहीं छूट गया था वह वापस मुझे आ चिपका। मैं अपने चारों तरफ देखने लगा। धीरे से बैग में हाथ गया और मैंने टटोल कर अपनी टॉर्च निकाली। मैं उसे जलाने ही वाला था कि मुझे उनकी पेशाब करने की आवाज़ आने लगी। मैंने टॉर्च नहीं जलाई।
मैं थोड़ी उनकी ओर जाकर खड़ा हो गया। पेशाब की आवाज़ आनी बंद हो गई, पर वह ऊपर नहीं आए। मैंने थोड़ा निगाह गड़ा कर देखने की कोशिश की जिस तरफ वह गए थे, पर मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने अपनी टॉर्च जला ली और नीचे की तरफ देखा, पर वह कहीं भी दिखाई नहीं दिए। टॉर्च की रोशनी इस अंधेरे को और भी भयानक बना रही थी। मैंने आवाज़ लगाई, दादा, दाजू, भाई साहब, आप ठीक तो हैं? तभी सड़क के आगे से आवाज़ आई, चलो वहाँ क्यों खड़े हो? अरे, वह आगे कब निकल गए? मैंने उन पर टॉर्च मारी तो अजीब सा महसूस होने लगा। वह दूर खड़े टॉर्च की रोशनी में और भी भयानक लग रहे थे। उनके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने टॉर्च को बंद कर दिया, तेज़ कदमों से उनकी तरफ चलने लगा। वह मुझे देखे जा रहे थे। जैसे जैसे मैं उनके पास पहुंच रहा था, मुझे लगा मानो वह कुछ करने वाले हैं, पता नहीं। पर उनकी आंखों में मुझे एक शेर की तैयारी दिखी, जब वह शिकार करने के पहले एक आखिरी बार अपने शिकार को पैनी निगाह से देखता है। मैं चलते चलते काँप रहा था। सो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, सीधे उनकी ही तरफ। वह सामने से हटे नहीं। मैंने भागते हुए उन्हें ज़ोर से टक्कर मारी। वह बुजुर्गवार नीचे गिर गए। मैंने दौड़ना बंद नहीं किया। मैं भागता रहा जब तक कि मेरा गेस्ट हाउस नहीं आ गया। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं जब अपने कमरे में सोने की तैयारी करने लगा तब मुझे अचानक उन बुजुर्गवार की चिंता होने लगी। रात काफ़ी देर तक जागता रहा, पर रूम से निकलने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा सुबह उठते ही पता करूँगा। सुबह उठते ही मैं सीधा उस जगह पहुँचा। मैं वहाँ पहुँचते ही अपने आप को कोसने लगा। इस खूबसूरती से मैं गई रात डर रहा था। लानत है मुझ पर। उन्हें ढूंढने की कोशिश की, पर वह कहीं भी नहीं दिखे। फिर वापस मैं गाँव लौट आया। अंदर गेस्ट हाउस में जाने की इच्छा नहीं थी, सो बाहर ही एक चाय की दुकान पर बैठा चाय पीने लगा। अभी मुझे यहाँ करीब 10 दिन और रहना था। मैं पेपर पढ़ने लगा। तभी मेरे सामने से एक आदमी छोटे से बच्चे को साथ में लिए गुजर रहा था, और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह तो वही बुजुर्गवार थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और थोड़ी ही देर में निगाह फेरते हुए सीधे जाने लगे। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाह रहा था। मैंने उन्हें आवाज़ लगाई, 1 बार 2 बार, पर वे नहीं मुड़े। अलबत्ता उनके साथ चल रहे बच्चे ने एक बार पलटकर मेरी तरफ देख लिया। तभी चाय वाले ने मुझे बताया वे देवुंदा हैं। मैं देवुंदा के नाम से चिल्लाने लगा तो उस चाय वाले ने मुझे टोकते हुए कहा कि वह तो बहरे हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता। पर मैंने चाय वाले से कहा कि रात में तो वह मेरे साथ थे, मुझे नहीं लगा कि वह सुन नहीं सकते हैं। मैंने उस बहस में ज़्यादा समय नहीं बर्बाद किया। मैं एक बहुत बड़े गिल्ट से मरा जा रहा था। मैंने अपनी चाय वहीं छोड़ी और मैं भागता हुआ उनके पास पहुंचा। जब मैं उनके सामने जाकर खड़ा हुआ तो वह रुक गए। मैंने इशारे से उनसे माफ़ी मांगी, पर वह मुझे आश्चर्य से देखते रहे, जैसे उन्हें कुछ भी याद नहीं हुआ। मैंने उनके पैर पकड़ लिए और बगल की दुकान से बहुत सारी टॉफ़ियाँ खरीद कर उस बच्चे के हाथ में भर दी और वापस उनके सामने खड़ा हो गया। मैं उनके सामने से हटा नहीं, मैं माफ़ी चाह रहा था। तभी पहले उनकी आंखें, फिर उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो उतनी देर में उन्होंने बीती हुई रात मेरी आंखों में पड़ ली। उनके मुस्कुराते ही मैंने एक गहरी सांस ली और उनके सामने से हट गया। वह उस बच्चे के साथ आगे चल गई। इतनी ही थी आज की कहानी। आप सुन रहे हैं कहानियों की सीरीज़ कहानियाँ विद